Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फैराडेज फर्स्ट लॉ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स जो है वो हम आज पढ़ेंगे। कोर्स आउटकम, ये यूनिट पढ़ने के बाद आप लोगों को करोजन से प्रिवेंशन कैसे करना उन सारी मेथड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। लर्निंग आउटकम, ये वीडियो देखने के बाद आप फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे लास्ट वीडियो का एक क्विक रिव्यू जो है वो देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, साथ में हमने डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी ECE, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल z से। और हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज ECE एंड केमिकल इक्विवेलेंट दैट इज CE। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और CE मतलब केमिकल इक्विवेलेंट के बीच का हमने रिलेशन पढ़ा। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ही नहीं है। और CE का ही मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। तो हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी आज की क्लास में हम फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट का। तो ये लॉ जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में है। इलेक्ट्रोलिसिस की डायग्राम इस तरह से होती है, एक सोल्यूशन हमें लेना है और उस सोल्यूशन में से हमें पास करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें उसमें लगानी पड़ेगी बैटरी। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा है कैथोड, इलेक्ट्रोड बन गया वो। पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा वो बन गया एनोड। जैसे ही हम सर्किट का स्विच ऑन करते हैं सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, जिसकी वजह सोल्यूशन का आयनाइजेशन होके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो ये जो एनोड होता है, एनोड धीरे धीरे सोल्यूशन में घुलते जाता है, आयन प्रोड्यूस करता है कटायन, ठीक है। कौन से आयन्स प्रोड्यूस होते हैं? कटायन। और कटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। पॉजिटिव चीज़ हमेशा किसके तरफ भागेगी? निगेटिव चीज़ की तरफ। तो कटायन जो है वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये लॉ यही कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जितना वज़न किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। हम उस सोल्यूशन में जो क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन सबको पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो इसके आधार पे हमने जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से लिखा है, द वेट ऑफ सब्सटेंस deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। और इसका फॉर्मूला रहेगा W is proportional to Q। W is proportional to Q। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब जो कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला की लिस्ट है। जो भी हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ यहाँ पे सीखा है उसके आधार पर हमारे पास दो फार्मूला है। पहला फार्मूला जो है ये मैंने ग्रीन में बनाया है, यहाँ पे W इज इक्वल टू ZCT। W इज इक्वल टू ZCT, जहाँ पे W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और उसका यूनिट रहेगा ग्राम में। वेट हमेशा ग्राम में लेना है। देन Z क्या है? Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज ECE, जिसका यूनिट है ग्राम पर कूलम। जिसका यूनिट क्या है? ग्राम पर कूलम। और C जो है वो है करंट इन एम्पियर, करंट, और जिसका यूनिट हमको लेना है एम्पियर। और T जो है वो रहेगा टाइम, और टाइम का यूनिट हमको लेना है सेकेंड्स। मतलब अगर गिवन प्रॉब्लम में टाइम मिनट्स में दिया होगा तो उसको हमको पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर ही हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देन दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है CE इज इक्वल टू 96,500 इंटू Z मतलब ECE, ठीक है। तो CE का मतलब होता है केमिकल इक्विवेलेंट, या उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। और Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका यूनिट है ग्राम पर कूलम। तो चलो हम आज सॉल्व करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हाँ,
हाँ तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स, कि कैसे हम फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को, उस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, घाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है और फिर हमें कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम हमारा प्रॉब्लम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पासिंग थ्रू AgNO3 सोल्यूशन। एक 3 एम्पियर का करंट जो है वो हम पास कर रहे हैं कौन से सोल्यूशन में से, AgNO3 सोल्यूशन। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फॉर 20 मिनट्स, कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए। डिपॉजिट्स 4.09 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो इतना करंट पास करने के बाद वहाँ पे सिल्वर का कितना वेट जाके डिपॉजिट होता है, 4.09। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ECE एंड CE ऑफ सिल्वर। ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड CE का मतलब होता है केमिकल इक्विवेलेंट। तो सबसे पहली स्टेप हमारी होनी चाहिए, हमें लिखना है गिवन, कि गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे गिवन डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि गिवन है करंट। करंट को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, C। ठीक है, अभी पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं पूरा लिख देती हूँ। तो करंट हमारे पास है 3 एम्पियर। कितना करंट पास कर रहे हैं हम, 3 एम्पियर का करंट जो है वो पास कर रहे हैं। देन उसके बाद इट इज़ पास्ड फॉर हाउ मच टाइम, तो 20 मिनट्स। तो नेक्स्ट गिवन डाटा हमारे पास जो है कि हमें टाइम पता है टी कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। लेकिन जब मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि टाइम हमेशा हमको सेकेंड्स में लेना है। तो हमें पहले 20 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। हमें 20 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड्स। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड। तो टी भी हमारे पास है। उसके बाद ये 4.09 ग्राम क्या है, इट इज़ द वेट। इट इज़ द वेट, वेट मतलब W। तो W की वैल्यू कितनी है, 4.09 ग्राम। और अब हमको लिखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, ECE और CE। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, W = ZCT। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें 4 टर्म्स है, एक W, एक Z, एक C और एक T। तो 4 में से अगर कोई भी 3 टर्म हमको पता होती है तो हम चौथी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब W पता है, W नहीं पता है लेकिन Z, C और T पता है, तो W कैलकुलेट हो जाएगा। W, C, T पता है तो Z कैलकुलेट हो जाएगा। W, Z, C पता है तो T कैलकुलेट हो जाएगा। W, Z, T पता है तो C कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 4 में से कोई तो भी 3 टर्म हमको पता होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें 3 टर्म पता है क्या। हमें क्या क्या पता है, C, T और W। मतलब C पता है, T पता है, W पता है। तो क्या कैलकुलेट करना है, Z। तो आसानी से निकाल सकते हैं। Z मतलब क्या होता है, ECE। तो हम हमारा कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हमको फैराडेज फर्स्ट का लगाना पड़ेगा, W = ZCT। W = ZCT। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। W की वैल्यू कितनी है, 4.09। Z की वैल्यू नहीं पता, Z की वैल्यू तो कैलकुलेट करना है। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 3 और T की वैल्यू क्या है, 20 नहीं पुट करना। 20 पुट करोगे आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि 20 मिनट्स में है। इसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है, 1200 सेकेंड्स, 1200 सेकेंड। ठीक है, देन हाँ, ये जो Z है ये हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसको एक साइड में रखेंगे। तो ये 3 × 1200 इसके क्या चला जाएगा, डिवीजन में। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स सबको पता है कि इक्वल टू साइन के इधर से इधर कोई भी चीज़ होती है तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये 3 और 1200 को हम इधर भेजेंगे तो ये इसके डिवीजन में चले जाएंगे। लेकिन हमें कैलकुलेट Z करना है ना, तो Z हम इस साइड में लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, 4.09 डिवाइडेड बाय 3 × 1200। और अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करना सबको आता है और ये तो बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स है। तो हम सॉल्व करेंगे, 4.09 डिवाइडेड बाय 3 × 1200। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुछ तो भी गलत हो गया है, हम फिर से एक बार करते हैं।
4.09 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1200। तो इसको इस बटन से हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.136। तो पॉइंट के बाद एक फिक्स डिसाइड कर लो कि हम 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, इनटू, यहाँ तो बहुत सारे डिजिट आए हैं लेकिन हम फिक्स कर लेते हैं कि हम पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट लेंगे। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आंसर 10⁻³ इसको भूलना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर में जब भी आप कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो अच्छे से प्रिकॉशन लेके केयरफुली करना है, और 2 बार करके देखोगे तो भी बहुत अच्छा है। और तो हमें ये मिल गया Z मतलब कौन, ECE, और इस ECE का यूनिट होता है ग्राम पर कूलम। तो हमें हमारा पहला आंसर जो है वो मिल गया। जो हमारा मेन आंसर है उसको हमने बॉक्स में डाल दिया। तो हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ ECE कैलकुलेट किया है। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? CE। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, CE का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE। तो इसके लिए 96,500 तो ऑलरेडी पता है, क्या पता होना चाहिए? ECE। पहले नहीं पता था लेकिन अब पता है, तो हम डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला लगाएंगे कि CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE। ECE मतलब Z। तो अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 96,500 इंटू ECE की वैल्यू क्या है? 1.136 इंटू 10⁻³ तो ये तो आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 96,500, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 109.634। अभी अभी हमने बात की थी कि पॉइंट के बाद हम तीन डिजिट पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा इसका CE मतलब केमिकल इक्विवेलेंट। और ये हमारा न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके ऊपर हमको मिलेंगे 2 में से 2 मार्क, और हम सब खुश हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है और हमने बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया है। आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया है। देखो बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है, और साथ में आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम हमारा कौन सा है? कैलकुलेट, फिर से ध्यान से समझेंगे हम इसको। कैलकुलेट करंट which will be required to liberate 12.7 ग्राम ऑफ आयोडीन फ्रॉम KI सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है? KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें से कितना आयोडीन डिपॉजिट होने वाला है? 12.7 ग्राम, मतलब ये वेट दिया हुआ है इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टाइम जो है वो मिनट्स में दिया हुआ है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। इफ ECE ऑफ आयोडीन इज 0.0013 ग्राम पर कूलम। तो ECE मतलब Z की वैल्यू दी है, और कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करंट। क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि हमको करंट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन डाटा क्या है, ठीक है। तो करंट तो कैलकुलेट करना है। लिबरेट 12.7 ग्राम मतलब ये क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है 12.7 ग्राम। उसके बाद समय दिया हुआ है टाइम 40 मिनट्स। आप डायरेक्ट 40 मिनट्स नहीं लेंगे क्योंकि हमको मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, जो बहुत ही आसान है। 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा? 2400 सेकेंड्स, 2400 सेकेंड्स। ये हमारा आ गया टाइम। और ECE मतलब क्या दिया हुआ है? Z की वैल्यू दी हुई है 0.0013 ग्राम पर कूलम। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिर हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है C। तो हम ऐसा लिख देंगे कि C हमको कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? W इज इक्वल टू ZCT। कोई भी 3 चीज़ें अगर हमको पता है तो हम चौथी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या पता है? WTZ।
क्या क्या पता है, WTZ, मतलब हम आसानी से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको डायरेक्टली यही वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू ZCT। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। W की वैल्यू कितनी है 12.7, Z की वैल्यू कितनी है 0.0013, C की वैल्यू नहीं पता, C की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए C जैसे का वैसा लिख दिया। T जो है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2400। ठीक है। देन अब हमको C कैलकुलेट करना है, तो ये दो टर्म्स को हमको इधर भेजना पड़ेगा। ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएंगी तो डिवीजन में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको C कैलकुलेट करना है ना, तो C को इधर साइड में रखते हैं और ये बाकी चीज़ों को उधर जो है वो हम ऐसे लेके जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इधर जाएंगी तो रहेगा 0.00। ये बेसिक है, ये बेसिक आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको लगेगा ये तो इधर है, फिर इधर कैसे आ गए। तो हमने क्या किया, C को इधर लिख दिया और इनको इधर भेजा था ना, ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। और अब हम हमारे कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर जो है वो निकालेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या है वैल्यू 12.7, उसको डिवाइड करना है 0.0013। ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं 2400। तो हमारा आंसर ऐसे आया, उसको SD कर देंगे तो हमको डायरेक्टली करंट की वैल्यू मिल गई है 4.070। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। जब तक आप एम्पियर नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे, आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारा मेन आंसर हमने जो है वो बॉक्स में डाल दिया। करंट कैलकुलेट करना था और अब करंट हमारे आंखों के सामने है, मतलब ये न्यूमेरिकल हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है और इसमें हमको मिल गए 2 में से 2 मार्क्स। आउट ऑफ मार्क्स मिल गए तो हम खुश हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम में हमने Z कैलकुलेट किया था, मतलब ECE और CE कैलकुलेट किया था। ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है, C मतलब क्या कैलकुलेट किया हमने, करंट। तो और एक प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये आप होमवर्क में भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। हमको सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है। 2 फार्मूला है हमारे पास, एक है W इज इक्वल टू ZCT और दूसरा फार्मूला हमारा है CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE। तो ये 2 फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल समझने के लिए ये 2 प्रॉब्लम जो है वो सफिशिएंट है। तो अब आप लोग जो मैंने इस वीडियो में होमवर्क डाला है वो होमवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और 2 प्रॉब्लम जो है वो दिखा देती हूँ, तो वो प्रॉब्लम भी आप एज अ होमवर्क जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है 3 और 4 ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। आप वीडियो में से इस पॉज करके वीडियो को ये न्यूमेरिकल लिख लेना और ये न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फॉर 30 मिनट्स। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ECE। मैं शॉर्ट में आपको गिवन लिख देती हूँ कि यहाँ पे करंट दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है, करंट। गिवन क्या है, करंट। करंट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, करंट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 30 मिनट्स। अब ये मिनट्स को सेकेंड्स में आपको कन्वर्ट करना है, वो आप कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ECE। ECE मतलब क्या दिया हुआ है, Z कितना है 0.000327 ग्राम पर कूलम। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेट। क्या कैलकुलेट करना है, वेट। तो हम यहाँ पे W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू ZCT। कोई भी 3 चीज़ अगर पता है तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे W कैलकुलेट करना है तो क्या पता होना चाहिए, Z, C और T। तो हमें Z भी पता है, C भी पता है, T भी पता है। सिंपली ये वैल्यू यहाँ पुट करना है और आपको आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, देन अब ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4, कैलकुलेट टाइम इन सेकेंड्स इन विच 0.3 ग्राम ऑफ कॉपर इज लिबरेटेड फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट वेट।
हाँ, तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन डेटा है वो भी मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, तो आपको करने में आसानी होगी। 0.3 ग्राम कॉपर इज लिबरेटेड, मतलब यहाँ पे W दिया हुआ है 0.3 ग्राम, व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब C दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का ही मतलब होता है CE। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 31.6 ग्राम, 31.6 ग्राम। और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? टी। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? टी। तो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZCT। कोई भी तीन चीज़ें पता होती है तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? W, C और CE। CE मतलब केमिकल इक्विवेलेंट, तो W पता है हमको और C पता है, और केमिकल इक्विवेलेंट नहीं पता, मतलब डायरेक्टली हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूला के द्वारा हमको सिर्फ दो ही टर्म्स जो है वो पता है, एक W पता है और एक C पता है, Z नहीं पता, T नहीं पता। ठीक है, तो Z हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Z मतलब ECE, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी मदद से? CE की, क्योंकि हमारे पास दूसरा फार्मूला है CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE। ठीक है, तो ये ECE की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको CE पता है। तो यहाँ पे पहले ये फार्मूला नहीं लगेगा, पहले ये वाला फार्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले हम CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE, इसमें ये CE की वैल्यू पुट करके 31.6 इंटू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE, ऐसा करके हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ECE की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। और फिर ये ECE मतलब Z की वैल्यू हम कौन से फार्मूला में पुट करेंगे? W इज इक्वल टू ZCT। ठीक है, तो हमको W भी पता है, Z भी पता है, C भी पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, अपने दिमाग के ऊपर जोर देना है, और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करना है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या समझा। नाउ यू कैन स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेटमेंट बता सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट? द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, दैट इज W इज प्रोपोर्शनल टू Q, जिसके आधार पे हमें फॉर्मूला मिला है W इज इक्वल टू ZCT। और इस फॉर्मूला के माध्यम से, और साथ में हमने एक और फॉर्मूला भी यहाँ पे देखा है, दैट इज CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये दो फार्मूला के माध्यम से हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो से आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, फॉर्मूलाज आपको पता चले हैं। देन फैराडेज फर्स्ट लॉ के आधार पर हम एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने वाले हैं, और ये लॉ आपको हमेशा याद रहेगा, और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी आप हमेशा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देन अब बारी आती है असाइनमेंट्स की। तो असाइनमेंट में मैंने आपको यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ये 3 न्यूमेरिकल्स फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर आधारित है, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर हम उसके ऊपर के भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।